Okay. So very good evening to every one of you all. Good evening all my virtual kids. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 और 7 बहुत अच्छे से हो चुका है. आवाज थोड़ी सी कम कर देना. बिकॉज चैप्टर 7 वॉज अ ह्यूज चैप्टर, आज हम लोग एक छोटा सा इजी पीजी चैप्टर ले गए एंड दैट इज चैप्टर नंबर 6 विच इज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. तो हम लोग टारगेट करेंगे हाफ एन आवर में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए. ये चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 77 एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 87. 10 चैप्टर्स है इस सेक्शन में, बट दे आर वेरी इजी एंड सब कुछ अगर पॉसिबल हो सके अभी ये रिवीजन सेशन के द्वारा कंप्लीट करने की कोशिश कर दीजिए. हमेशा की तरह कीप योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज. जो भी आपको बोलते आ रहा है प्लीज सवालों का जवाब दीजिए. अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, जवाब देने नहीं आ रहा है, जवाब गलत दे दिया, जवाब आधा दे दिया, प्लीज मार्क द सेक्शन देयर एंड देयर इटसेल्फ, ताकि सेशन के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन से वो सेक्शंस है इस चैप्टर के जो आपकी स्ट्रेंथ है और कौन से वो चैप्टर सेक्शंस है इस चैप्टर के जो आपकी वीकनेसेस है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर वीकनेसेस बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन. फाइनली ये सारे सेशंस कर क्यों रहे हैं? ताकि आप लोगों का लॉ का डर जो है वो कम हो जाए, है ना? यस, सो लेट्स बिगिन. सो पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चार्ज? चार्ज इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन के हिसाब से जाए, चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और अ लीन दैट इज क्रिएटेड ईदर ऑन द एसेट्स और ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और ऑन एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, और इट कुड बी क्रिएटेड ऑन बोथ, even on the asset as well as on the undertaking. And why are you creating a charge? Because you want to provide security to the lender and it also includes a mortgage. तो अब देखो ये means और inclusive वाली definition है जहां पे mortgage के द्वारा तो चार्ज क्रिएट होता है, बट अगर आप प्लेज करते हो या आप हाइपोथिकेट करते हो आपकी एसेट्स को तब भी चार्ज क्रिएट होता है. प्लेज में सिर्फ क्या होता है, गुड्स का फिजिकल पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होता है चार्ज होल्डर को, और हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता. मॉर्गेज में तो फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता बिकॉज मॉर्गेज इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. यही चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं. अ चार्ज कैन ईदर बी अ फिक्स्ड चार्ज or it can be a floating charge. Any charge that is created on a specific asset, on an identifiable asset, is known as a fixed charge. And a charge that is created on a class of assets is known as a floating charge. तो अगर मैं कहती हूं ये वो क्लासरूम है जिसके ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट किया है और मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन पाया, ये वो एसेट है, आई कैन आइडेंटिफाई दिस एसेट और इसलिए माना जाएगा ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है इट इज अ फिक्स्ड चार्ज. इट इज अ व्हाट? फिक्स्ड चार्ज. बट अगर मैं कहती हूं आई वॉन्ट टू क्रिएट अ चार्ज ऑन माई मे बी रॉ मटीरियल, फिनिश गुड्स, ऑन माई डेटर्स, आज मेरे डेटर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी है, हो सकता है कुछ महीने बाद PQR हो सकता है उसके भी कुछ टाइम बाद XYZ हो, तो मैंने किसी बंदे के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया है. मैंने जो चार्ज क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है ऑन द एसेट एज अ क्लास. ऐसे चार्ज को कहते हैं एज अ फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज की सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इस एसेट में डील करना चाहते हो जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है, आपको चार्ज होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं है.
You need not require to take the permission of the charge holder if you want to take the consent before dealing in an asset on which you have created a floating charge. But if you want to deal in an asset on which you have created a fixed charge, you need to take the consent of the charge holder before you want to sell that particular asset. अब इसमें और एक बात है, फ्लोटिंग चार्ज को आप डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते. फ्लोटिंग चार्ज को एनफोर्स करने के पहले एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. तो whenever your floating charge is converted into fixed charge, it is known as crystallization of floating charge. कब कब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज होता है? जब जब कंपनी ईश्वर को प्यारी हो जाती है तब तब आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज होता है. तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल कंपनी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, company is going for winding up, or the company has made a default in the repayment, or the company has stopped its business. इन सारे सिनेरियोज में आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है that will get converted into fixed charge. बट जब कभी भी आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है, कंपनी का जो राइट था टू डील इन दैट एसेट विल नाउ कम टू एन एंड, क्योंकि अब वो फ्लोटिंग चार्ज नहीं रहा, अब वो चार्ज क्रिस्टलाइज होके कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ फिक्स्ड चार्ज. यस और नो गाइस? यस. तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज सेक्शन नंबर 77, ड्यूटी टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड. ये सेक्शन कहता है हर कंपनी, हर एक कंपनी जिसने अपनी एसेट या प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है उसको इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करना उसकी जिम्मेदारी है. चाहे ये चार्ज क्रिएट हुआ है मूवेबल एसेट पे, इमूवेबल एसेट पे, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, एसेट इंडिया में है या एसेट इंडिया के बाहर है, फर्क नहीं पड़ता. कंपनी तो इंडियन है ना, तो अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है भले ही एसेट सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, फिर भी आपको इस क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास करना होगा रजिस्टर. हाँ या ना? वर्चुअल किड्स, आई वॉन्ट योर आंसर. मुझे इतने आंसर्स चैट बॉक्स में नजर नहीं आ रहे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. अगर आपके दोस्त अभी तक लाइव नहीं आए हैं प्लीज टेल देम दैट द लेक्चर हैज स्टार्टेड. और ये जो चार्ज आपने क्रिएट किया है, दिस चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. फॉर्म नंबर है CHG1 या तो CHG9 इन केस ऑफ डिबेंचर्स. 30 दिनों में अगर आपने क्रिएटेड चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर नहीं किया तो लॉ मेकर कहते हैं यू कैन स्टिल गेट योर चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द चार्ज. ऑफकोर्स अभी भी आप आरओसी के पास जाओगे बट आपको देना पड़ेगा एडिशनल फीस, सफिशिएंट कॉस्ट. 60 days हो गए, अभी भी आपने क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाया. यू कैन स्टिल गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 days. बट ये फर्दर पीरियड ऑफ 60 days में आप जो फीस आरओसी को दोगे वो दोगे ऑन एड वल्नरम बेसिस. वेरी गुड, दैट इज प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से. एंड प्लस you also need to give sufficient reason why you did not get the charge registered within the last 60 days. And plus और एक बात है, आपको और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जहां पे कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा या तो अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा कि हमारे क्रेडिटर एडवर्सली अफेक्ट नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. इसमें और एक बात है, हाँ लिखा है ना, जैसे ही आप चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करते हो
आरओसी आपको इशू करेगा CHG2, which is going to be a certificate of registration. और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, जो CHG2 में इशू किया जाता है, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, जो आपने चैप्टर 7 में सेक्शन 95 में देखा था फॉर रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, और दूसरा होता है कंक्लूसिव एविडेंस। CHG2, CHG3 सब कुछ जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस है, जैसे आपने कहा एकदम सही है, ऐसे एविडेंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको आरओसी से सर्टिफिकेट मिला है, मतलब ये क्रिएटेड चार्ज रजिस्टर हुआ है विद द आरओसी। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर मैंने चार्ज को रजिस्टर ही नहीं करवाया, इसका इफेक्ट क्या होगा? What are the effects of non-registration? पहली बात तो, as against the liquidator during the winding up process of the company, unregistered charge shall be considered as void. तो अगर ऐसा माना जाएगा कि आपका चार्ज क्रिएटेड ही वॉइड है, वॉइड मतलब नल है, तो लिक्विडेटर को तो ये सिक्योरिटी नजर ही नहीं आएगी। और अगर लिक्विडेटर को ये सिक्योरिटी नजर नहीं आती, आप कंसिडर किए जाओगे एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन इज, आपको आपकी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, आप आपकी प्रायोरिटी खो दोगे। अगर कोई सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन होता है, भले ही आपने चार्ज पहले क्रिएट किया है, बट जिसने चार्ज को सब्सिक्वेंटली रजिस्टर किया है, उस बंदे को आपसे प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो कल जाके अगर एसेट बिकती है, कंपनी वाइंड अप होती है और कुछ भी गलत हो गया, तो पहला पैसा उस बंदे को मिलेगा जिसका चार्ज पहले आरओसी के पास किया गया था register. So that's all about section number 77. 78. 78 क्या कहता है? 78 is an extension of 77. 77 में हमने बोला था कंपनी की जिम्मेदारी 30, 60, 60. बट अगर कंपनी ने ये क्रिएटेड चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर नहीं किया, इसमें तो घाटा चार्ज होल्डर का है, कंपनी का तो कुछ नहीं जाता। इसीलिए चार्ज होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने सेक्शन 78 लाया, और सेक्शन 78 कहता है अगर कंपनी ने ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज में चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, तो चार्ज होल्डर खुद इस चार्ज को आरओसी के पास कर सकता है रजिस्टर, और जितना पैसा उसने दिया है आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए, वो पैसा वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। बट जब चार्ज होल्डर ये चार्ज रजिस्टर करने आता है ना, आरओसी डायरेक्टली उसकी बात नहीं मानेगी। आरओसी पहले एक 14 डेज का नोटिस कंपनी को इशू करेगी कि ही कंपनी, तू बता क्या तेरे कोई ऑब्जेक्शंस है, और अगर कंपनी की कोई ऑब्जेक्शंस है, कंपनी को इन 14 डेज में रिप्लाई करना पड़ेगा। और कंपनी ने अगर 14 डेज में रिप्लाई नहीं किया, तो माना जाएगा कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है, और आरओसी इस चार्ज को अपनी बुक्स में कर देगा रजिस्टर। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज होता है, इसको वेरीफाई कौन करता है? जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज होता है, मतलब बेसिकली दैट कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा ये चार्ज क्रिएट हुआ है, उसको कौन साइन करता है? अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो उसको साइन किया जाता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, बिकॉज द कॉमन सील इज लाइक द कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर। बट कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। तो अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है, इट कैन बी साइंड ईदर बाय अ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एन ऑथराइज्ड पर्सन। बट अगर प्रॉपर्टी इंडिया की प्रॉपर्टी है, देन इट हैज टू बी साइंड, कॉमन सील से नहीं चलेगा, ईदर बाय डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन।
ये जो मैंने आपको कहा, जैसे आरओसी सर्टिफिकेट इशू करती है ना रजिस्ट्रेशन का या मॉडिफिकेशन का, CHG2 CHG3 रिस्पेक्टिवली बोथ एक्ट एज अ कंक्लूसिव एविडेंस. हाँ या ना? यस. तो ये हमारा सेक्शन तो ऑलरेडी हो गया है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी 30 दिनों के अंदर इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करने के लिए. बट अगर कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो चार्ज होल्डर खुद इस चार्ज को कर सकता है रजिस्टर. तो ये चार्ज होल्डर जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया था वो खुद आरओसी के पास इस चार्ज को कर सकता है रजिस्टर. बट जब आरओसी को इस बारे में इंटीमेशन मिलता है, आरओसी पहले कंपनी को देगी नोटिस, और कंपनी का अगर कोई ऑब्जेक्शन 14 दिनों में रिसीव नहीं हुआ है तब फिर कंपनी अपने बुक्स में इस क्रिएटेड चार्ज को नोट कर लेगी, और जो भी पैसा इस चार्ज होल्डर ने दिया है वो पैसा वो कंपनी से रिकवर कर सकता है. तो वो था सेक्शन नंबर 77 एंड 78. अब हम जाते हैं 80 के बाद 79 करेंगे. 80 कहता है अगर कंपनी ने चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर किया है, इट विल एक्ट एज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द चार्ज क्रिएटेड has actually been registered. So this will act as a constructive notice. As an outsider, अगर आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, कोई एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो, पहले आप आरओसी के पास जाइए और देखिए कि उसके ऊपर तो किसी और ने चार्ज क्रिएट नहीं किया है ना. क्योंकि कल जाके अगर आप ये क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हो और आपको कुछ नुकसान हो जाता है तो ये नुकसान आपको खुद भुगतना पड़ेगा. कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जैसे ही कंपनी क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करती है, it's like a public document. So there is a constructive notice. Constructive मतलब deemed, notice मतलब knowledge कि पूरी दुनिया को इस created charge के बारे में पता है. आप अगर कंपनी से कोई एसेट भी खरीद रहे हो, मेक इट श्योर कि उस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएटेड नहीं है. सो बेसिकली यहां पे हमने कॉशन क्रिएट करने की जरूरत की है, क्योंकि हमने कहा ये डॉक्यूमेंट तो वैसे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है. सो एनीवन हु वांट्स टू कैन इंस्पेक्ट इट, और अगर आप इंस्पेक्ट नहीं करते हो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी. यस और नो गाइस? So if you enter into a transaction with the company without making inquiry and later on you suffer any losses because of the charge, unfortunately you cannot file a case against the company. आपको खुद ये नुकसान भुगतना पड़ेगा. कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव नोटिस. वेरी गुड. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 79 दो चीजों के बारे में बात करता है. एक, आपने ऐसी प्रॉपर्टी अक्वायर की है विच इज सब्जेक्ट टू अ चार्ज, और दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ अ चार्ज. तो देखो इजी वाला पहले कर लेती हूं. मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, जैसे जब चार्ज क्रिएट हुआ था उसको आपने कैसे रजिस्टर किया था, वैसे ही क्रिएटेड चार्ज में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है मतलब कुछ चेंज हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएशन आया है, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा है, घटा है, रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज हुआ है, अमाउंट बढ़ा है, घटा है, कुछ तो चेंज हुआ है. जो चार्ज क्रिएटेड एसेट थी वो चेंज हुई है, चार्ज का अमाउंट चेंज हुआ है, कुछ तो है जो चेंज हुआ है, वेरिएट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है. तो तब लॉ मेकर कहता है, क्या कहता है लॉ मेकर? आपको 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 माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जैसे आपने सेक्शन 77 में क्रिएशन के वक्त रजिस्टर किया था, वैसा ही रजिस्ट्रेशन आपको मॉडिफिकेशन के वक्त भी कराना पड़ेगा. सो 30 डेज फ्रॉम मॉडिफिकेशन, 60 डेज फ्रॉम मॉडिफिकेशन, नहीं तो फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज मॉडिफिकेशन के लिए. सेम फॉर्म CHG1
या तो CHG9 इन केस ऑफ डिबेंचर्स। और जो दूसरी बात इस सेक्शन 79 में बोली गई है वो ये है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है और ये प्रॉपर्टी को कंपनी ने बेचा है। ऑफ कोर्स अगर कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को बेचा, इट हैज टू बी विद द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर। आपने चार्ज होल्डर के परमिशन से इस प्रॉपर्टी को बेचा है, तब ऐसे केस में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी जिसने इस प्रॉपर्टी को अक्वायर किया है कि वो चार्ज को रजिस्टर करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 77। मतलब ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये कंपनी ने नई नई एसेट खरीदी है और उसके ऊपर नया नया चार्ज क्रिएट हुआ है। तो 77 में कैसे क्रिएशन के लिए आप रजिस्टर करते हो, वैसे ही आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो 79 आपको 77 पे ही लेके जाता है। बट इसका एक हिडन मतलब यह भी हुआ, जो कंपनी ने इस एसेट को बेचा है माना जाएगा उस कंपनी के लिए चार्ज वेकेंट हो गया है, और जो नई कंपनी ने इस एसेट को खरीदा है माना जाएगा उसने नया चार्ज क्रिएट किया है और उसको 77 को करना पड़ेगा कंप्लाई। So that's all about section number 79। और जैसे मॉडिफिकेशन आरओसी के पास रजिस्टर करते हो, मैंने 2 बार ऑलरेडी बोल दिया, ये तीसरी बात है, आरओसी आपको CHG3 देता है रिलेटिंग टू द सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। तो 77 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया और 80 भी हो गया। अब देखो मैं 2 सेक्शंस करवाना चाहती हूं, 81 और 85। 81 एंड 85 both talk about the register of charges। दोनों भी किस बारे में बात करते हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। 81 बात कर रहा है रजिस्टर ऑफ चार्जेस which the ROC has to maintain with itself। Register of charges which ROC is maintaining with itself। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? एक बार चेक करना वर्चुअल किड्स, वर्चुअल किड्स को दिख रही है क्या? फेस टू फेस में आई थिंक ये प्रोजेक्टर वर्क नहीं कर रहा है। देखो आरओसी को आरओसी का रजिस्टर ऑफ कंपनीज को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, उस रजिस्टर को कहते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ये सेक्शन 81 में दिया है। 81 में हमने आरओसी के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि हे आरओसी तुम भी अपने साइड पे एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन करो, और इस रजिस्टर को कोई भी बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट ये पर्सन को देना पड़ेगा फीस। तो फीस देने के बाद एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट दिस रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय द आरओसी। दैट्स सेक्शन नंबर 81। और 85 बात कर रहा है रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय द कंपनी। दोनों भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में ही बात कर रहा है, बट एक बात कर रहा है रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय आरओसी और एक बात कर रहा है रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय द कंपनी। ये जो कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करती है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं हमारे मेंबर्स या क्रेडिटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी के लोग उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। इसी रजिस्टर ऑफ चार्जेस को रखा जाता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में और इसको रखा जाएगा परमानेंटली। बट वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे चार्ज क्रिएट हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट को आप रखोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द सैटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। दैट्स ऑल that is given under section number 85। तो हमारा 77 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया और हमारा 85 भी हो चुका है।
तो अब हार्डली कुछ बीच के सेक्शंस जो है वो बचे हैं, जिसमें से एक तो पेनाल्टी वाला सेक्शन ही है। तो पेनाल्टी वाला सेक्शन भी मैं आप लोगों को करवा ही देती हूं क्योंकि अभी लिखा ही है। तो पेनाल्टी वाला सेक्शन क्या कहता है? 86 पेनाल्टी वाला सेक्शन कहता है इस चैप्टर का कोई भी सेक्शन में आपने डिफॉल्ट किया है, कोई भी सेक्शन में, कोई भी सेक्शन मतलब सेक्शन 77 से लेकर 87 में कोई में भी अगर आपने वायलेशन किया है तो आपको 86 की पेनल्टी लग जाती है। और यह पेनल्टी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 50,000 रुपए है। और अगर किसी ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने फ्रॉड किया है, जानबूझ के कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है या सच को छुपाया है, ही विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन नंबर 447। तो ऐसे करके हमारा 86 भी हो गया। 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86 ये सारे सेक्शंस हमारे हो गए। लास्ट 5 to 7 minutes and then the chapter comes to an end. आगे जाते हैं टू सेक्शन नंबर 82। एक हमने देखा था, हमने रजिस्टर किया था क्रिएशन ऑफ चार्ज। दूसरा हमने देखा, हमने रजिस्टर किया मॉडिफिकेशन को। और तीसरा एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज हम रजिस्टर कर रहे हैं सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को आपको रजिस्टर करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द टाइम द पेमेंट इज डन इन फुल। तो जैसे ही सैटिस्फैक्शन हुआ 30 दिनों में इस सैटिस्फैक्शन को आप करोगे रजिस्टर इन फॉर्म नंबर CHG4। बट कोई कारण के वजह से अगर आप 30 days में इस सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, आप इस सैटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 300 days फ्रॉम द डेट ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। ऑफ कोर्स कंपनी अगर ये सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को इंफॉर्म करती है, कंपनी गई है, कौन गया है? कंपनी। तो आरओसी डायरेक्टली कंपनी की बात नहीं मानेगी। आरओसी विल गिव अ नोटिस टू द चार्ज होल्डर कि शो अस द कॉजेज व्हाई वी शुड नॉट रजिस्टर दिस सैटिस्फैक्शन। और अगर 14 दिनों में कोई भी रीजन नहीं मिला, तब आरओसी इस सैटिस्फैक्शन को करेगी रिकॉर्ड इन इट्स रजिस्टर ऑफ चार्जेस। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना। और फिर आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ सैटिस्फैक्शन और ये दिया जाता है इन फॉर्म नंबर CHG5। ये था कौन सा सेक्शन नंबर? 82। क्या था? 82। एक इंपॉर्टेंट और एक सेक्शन है 87 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। ऑफ कोर्स बीच के और 2 सेक्शंस बचे, हो जाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सेक्शन जो है वो कहता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब अपनी गलती को सुधारना, उसी को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन बाय द CG इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। क्या हुआ है मैं आपको बताती हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करता है 2 केसेस में। कौन सी 2 केस में? पहली केस में आप गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बोलते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमसे ना गलती से मिस्टेक हो गई, ओमिशन हो गया, हम भूल गए और हमने आरओसी को सैटिस्फैक्शन के बारे में बताया ही नहीं। 30 दिन तो हो गए, 300 दिन भी हो गए, बट हम सैटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। प्लीज हमको माफ कर दीजिए, और भले ही 300 दिन हो गए, प्लीज अलाउ कीजिए इस सैटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। या तो फिर अनदर पॉइंट, आपसे हो गई मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट मतलब आधी बातें आपने लिखी है, आधी नहीं लिखी है, लिखना भूल गए, कुछ गलत हो गया है लिखने में, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ रिलेटिंग टू फाइलिंग।
filing either for creation or for modification or for satisfaction. इसमें गड़बड़ हुई है ओरिजिनली फॉर्म फाइल फॉर्म फाइल करते वक्त. तो आप कह सकते हो हमसे गलती से मिस्टेक हो गया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें हमारी गलती को सुधारने का मौका दीजिए. अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास करे उसके पहले वो सच में देखेगी कि क्या ये गलती, क्या ये नॉन रजिस्ट्रेशन एक्सीडेंटल था, क्या कोई सफिशिएंट कॉज था, वो क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स को तो अफेक्ट नहीं करता है ना. और अगर सीजी को लगता है नहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, जेन्युइनली गलती से मिस्टेक हो गई है, भूल गए हैं, एक्सीडेंटल था, तो फिर वो आरओसी को ऑर्डर पास करेगी और आप आपकी गलती को सुधार सकते हो. ये जो एप्लीकेशन आप सीजी के पास लेके जाते हो, ये लेके जाते हो इन फॉर्म नंबर CHG8 और फिर सीजी रेक्टिफाई करने का ऑर्डर पास करेगी और आप आपकी गलती को सुधार लोगे. जो आपने प्रीवियस फाइलिंग नहीं किया था कर लोगे, कुछ ओमिशन था तो डेटा भर लोगे, कुछ मिसस्टेटमेंट था तो मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर लोगे. दैट्स ऑल व्हाट दिस सेक्शन वाज टॉकिंग अबाउट. आई थिंक 83 और 84 ये लास्ट दो सेक्शंस है और फिर दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड. बस लास्ट 2 मिनट ओवर. 83 कहता है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सैटिस्फैक्शन and the release of the charge if there was an absence of intimation from the company. क्या हुआ है, कंपनी ने जो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है वो सैटिस्फाई हो चुका है, बट इस सैटिस्फैक्शन के बारे में ना कंपनी ने आरओसी को बताया है ना चार्ज होल्डर ने आरओसी को बताया है. बट आरओसी के पास कुछ तो एविडेंस आया है, कुछ तो प्रूफ आया है जिससे यह समझ में आया है कि जो चार्ज क्रिएटेड था वो अब सेटिस्फाई हो चुका है, वो रीपे हो चुका है, वो रिलीज हो चुकी है प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं है. तो ये एविडेंस के बेसिस पे आरओसी खुद अपने रजिस्टर में सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोट कर सकती है. और जैसे ही आरओसी ने सेटिस्फैक्शन के बारे में नोट किया, सेटिस्फैक्शन का जो सर्टिफिकेट है CHG5 वो कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों को इशू किया जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेक्शन नंबर 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर. कोई भी ऑर्डर के द्वारा अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है एज अ रिसीवर, रिसीवर मतलब लिक्विडेटर, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है कोई ऑर्डर के द्वारा, या तो ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है जो मैनेज कर रहा है कंपनी की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू अ चार्ज. मतलब अब उसको अपॉइंट किया गया है उस एसेट को बेचने के लिए जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है. लिक्विडेटर भी तो वही काम करता है, कंपनी की एसेट बेचता है और लायबिलिटीज रीपे करता है. लिक्विडेटर वो एसेट को बेच रहा है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है. तो अब ऐसे केस में जैसे ये बंदा अपॉइंट होता है, उसको कंपनी को और आरओसी को दोनों को 30 दिनों के अंदर अपने अपॉइंटमेंट में के बारे में बताना होगा इन फॉर्म नंबर CHG6. और जब वो बताता है ना अपने अपॉइंटमेंट के बारे में कंपनी को भी और आरओसी को भी, उसको वो इंस्ट्रूमेंट भी फाइल करना पड़ता है जिसके द्वारा उसको पावर मिला है कंपनी की उस प्रॉपर्टी को बेचने का. अब बताते हो, कंपनी को भी बताते हो और आरओसी को भी बताते हो. वैसे ही जैसे आपका काम खत्म हो गया तो जो काम के लिए आपको अपॉइंट किया था, नाउ यू सीज टू होल्ड दैट पोजीशन. तो जैसे आपकी पोजीशन खत्म हो जाती है, आपको वापस से कंपनी को भी और आरओसी को भी देना पड़ेगा नोटिस कि हे कंपनी, हे आरओसी, देखो जो काम के लिए मेरे को अपॉइंट किया था वो काम मैंने कर लिया है और मैंने कंपनी की यह एसेट को बेच
दिया है और जो भी चार्ज होल्डर है उसको मैंने उसके ड्यूज दे दिए हैं। तो ऐसे करके हमारा पूरा एग्जॉस्टिव रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 कम्स टू एन एंड। तो अभी तक हमारे वन शॉट में हमने क्या क्या किया है? हमने किया चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6। एक एक दिन में हमने पूरे चैप्टर्स रिवाइज किए हैं। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके ये टॉपिक्स वीकनेसेस है, ये आपको जमा नहीं, याद नहीं आया, गलत बोला, प्लीज आज के आज या मैक्सिमम कल तक उसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेना। और प्लस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस दिए, अब तो चैप्टर ताजा हो गया, वो क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट गो थ्रू कर लो, तो यू आर एग्जाम रेडी फॉर चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो। अगला जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, दैट इज ऑल्सो कंपनीज एक्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसमें भी 30-35 सेक्शंस है, बहुत लंबा चैप्टर है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर मोर मेमोरी बेस्ड है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो क्या, डीवीआर इशू करना है तो क्या, बोनस शेयर्स इशू करना है तो क्या, बायबैक करना है तो क्या, देयर इज सो मच ऑफ प्रोसीजर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस चैप्टर। इसीलिए अब अगले रिवीजन के लिए हम लोग मिलने वाले हैं फ्राइडे के दिन। वेडनेसडे सेशन नहीं होगा, वेडनेसडे के बदले सेशन होगा फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन प्रॉपर वन शॉट सेशन होगा। प्रॉपर वन शॉट सेशन मतलब क्या, जितना टाइम इस चैप्टर को लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा, आई डोंट नो, मे बी 2 आवर्स, पूरे 2 घंटे हम बैठेंगे और एंड टू एंड इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जैसे सीरीज का नाम है वन शॉट, आज वन शॉट में हमको आधा घंटा ही लगा, खत्म सेशन आज। ऐसा नहीं है चलो अभी और करेंगे, नहीं, वन शॉट मतलब वन शॉट, एक एक दिन एक एक चैप्टर उठाएंगे और फिनिश करेंगे। तो अगला चैप्टर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बड़ा होने से ज्यादा ना, जैसे अभी चैप्टर 7 भी बड़ा था बट उसमें इतना मेमोरी बेस्ड नहीं था, बट ये चैप्टर इज मोर मेमोरी बेस्ड। उसका फायदा कब होगा? जब आप एक बार उसको रिवाइज करके आओगे, तब मेरे रिविजन का फायदा होगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूं कल आप ये चैप्टर 6 का सब कुछ कंप्लीट कर लो, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको उतना टाइम लगेगा चैप्टर नंबर 4 के लिए, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के लिए, क्योंकि 30-35 सेक्शन है, 10-10 12-12 सेक्शंस हर रोज करो तो फ्राइडे तक रिवीजन में मजा आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम मिलते हैं फ्राइडे के दिन ठीक 7 बजे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट। Thank you so much. See you all on Friday. Bye bye. Keep learning. Stay strong. All the very best. Bye bye.